गाइस बात करेंगे मंथु पद्मानाभन जी के बारे में। तो ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो बताया जा रहा है कि इनका जन्म जो हुआ था वो 1878 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1970 में हुई थी। और केरल के ये एक भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। एक केरला के इंडियन सोशल रिफॉर्मर और फ्रीडम फाइटर थे ये, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने एंटी अनटचेबिलिटी एजिटेशन में पार्ट किया था और इन्होंने टेम्पल्स जो है वो सभी लोगों के लिए ओपन हो, तो इस चीज की इन्होंने वकालत करी थी कि मंदिर खोलने के लिए, कि सभी जातियों के लिए मंदिर जो है वो खोल जाए। क्योंकि आपको पता है कि पहले के समय पे बहुत इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते थे, अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो अनटचेबिलिटी के विरुद्ध जो है वो इन्होंने काम किया और साथ ही साथ कि मंदिर में सभी को एंट्री मिले, सभी को प्रवेश मिले मंदिर के अंदर, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए किसी तरीके से, कि उनको अलाउ नहीं किया जा रहा मंदिर के अंदर एंटर होने के लिए इस बेसिस पर कि वो दूसरी जाति से बिलोंग करते हैं, है ना। तो इस चीज के लिए इन्होंने काम किया था और इन्होंने वाइकॉम सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था। अब मेरा आपसे आज के लिए एक टास्क है, वाइकॉम सत्याग्रह के बारे में आपको डिटेल में आज ही के दिन जो है वो पढ़ना है और इससे रिलेटेड नोट्स आपको बनाने। ये जनरल स्टडीज पेपर 1 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइकॉम सत्याग्रह, राइट। और अगर आप नोट्स बना लो तो आप चाहो तो टेलीग्राम पर अपना जो डिस्कशन ग्रुप है वहां पर नोट्स को शेयर कर सकते हो। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज फाउंडिंग ऑफ द नायर सर्विस सोसाइटी। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना के लिए भी ये जाने जाते हैं, राइट। तो ये चीज है इनसे रिलेटेड जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी, एक आइडिया जो है वो होना चाहिए। अब गाइस बात हो रही है ब्यास नदी के बारे में। तो अभी ये टॉपिक हमें न्यूज में इसलिए देखने को मिला है क्योंकि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये ब्यास नदी से दिल्ली को आने वाले 232 मिलियन गैलन पर डे का जो पानी है उसको एक महीने के लिए रोकने जा रही है। 232 मिलियन गैलन्स पर डे का जो पानी है जो ब्यास नदी से दिल्ली में आता है उसको एक महीने के लिए केंद्र सरकार रोकेगी। और बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा एक मरम्मत कार्य शुरू किया जा रहा है, रिपेयर वर्क जो है वो शुरू किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और उस रिपेयर वर्क की वजह से नंगल हाइडल चैनल जो है, नंगल हाइडल चैनल, ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा और इससे दिल्ली के लिए 25% पानी की आपूर्ति में कमी, हम लोग को वाटर सप्लाई जो दिल्ली में आता है वो 25% तक बंद हो जाएगा, राइट। तो इसको लेकर ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला था। बट थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे ब्यास नदी के बारे में। तो ये नदी ओरिजिनेट कहां से होती है? रोहतांग पास से ये नदी ओरिजिनेट होती है। कभी आप मनाली वगैरह जाओ तो रोहतांग पास जरूर जाना, राइट। जो इसकी जो हाइट है ये 4062 मीटर हम लोग को सी लेवल के अबव देखने को मिलती है। और सदर्न एंड जो है इसका ये पीर पंजाल रेंज में हमें देखने को मिलता है, राइट। और रावी नदी के सोर्स पर ये पीर पंजाल रेंज के काफी नजदीक हम लोग को इसकी एंडिंग देखने को मिलती है, सदर्न एंडिंग ब्यास नदी की, राइट। इसके अलावा ये धौलाधार रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, धौलाधार रेंज, राइट। तो इसको क्रॉस करती है और साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन पर ये जाती है और उस समय जाकर ये सतलज नदी से पंजाब में मिल जाती है। और पंजाब में कहां पे? हरीके में सतलज नदी से जो है वो जाकर ये मिल जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए। और ये नदी जो है गाइस, ये छोटी नदी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से छोटी नदी है ये। और 460 किलोमीटर की इसकी लेंथ हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि ये लंबाई जो है इस नदी की 460 किलोमीटर तक, यानी कि 460 किलोमीटर तक बहती है ये। और पूरी तरह से इंडियन टेरिटरी के अंडर ही है ये, यानी कि भारतीय क्षेत्र में ही ये नदी जो है वो बहती है, राइट। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इससे रिलेटेड, राइट। कुछ बेसिक फैक्ट्स। गाइस बात हो रही है श्री कृष्ण देव राय के बारे में। तो बताया जा रहा है कि पहला ऐसा एपिग्राफिकल रेफरेंस इनकी डेथ की डेट से रिलेटेड पाया है, यानी कि इसकी खोज हुई है, डिस्कवरी हुई है इसकी। इसका एपिग्राफिकल रेफरेंस का मतलब क्या है? शिलालेख, यानी कि जैसे कि पुराने समय पे राजा वगैरह नहीं हुआ करते थे कि जो पत्थरों पर चीजों को लिखवा दिया करते थे। तो जो एपिग्राफी जो होती है वो इसी प्रकार के इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो होते हैं या राइटिंग्स वगैरह जो होते हैं उसकी स्टडी होती है। तो अभी क्या हुआ है कि कर्नाटका के अंदर, और कर्नाटका में कहां पर? तुमाकुरु जिला है, तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हम लोग को एक गांव देखने को मिलता है, होन्ना नेहल्ली। इस गांव में पहला शिलालेख कर्नाटक राज्य में तुमकुरु जिले में मिला है, तुमकुरु जिले में इस गांव में मिला है। और किसका शिलालेख है? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय जी का।
तो विजयनगर एम्पायर के राजा कौन है? अगर ऑप्शन में कृष्णदेव राय जी लिखा हो तो आपको वो ऑप्शन जो है वो मार्क करना है। तो इस पर्टिकुलर शिलालेख में इनकी मृत्यु की तारीख के बारे में बात लिखी हुई है, यानी कि डेट लिखी हुई है इनकी मृत्यु की, राइट। और ये इंस्क्रिप्शन जो है वो कन्नड़ भाषा में हम लोग को देखने को मिला है, लिखा हुआ है। और इस इंस्क्रिप्शन में, शिलालेख में क्या क्या चीजें मेंशन्ड है? तो कृष्णदेव राय जो कि एक महान राजा हम लोग को, एम्परर हम लोग को देखने को मिलते हैं, साउथ इंडिया में इनका राज था। इनकी मृत्यु 17 अक्टूबर 1529 को हुई थी, संडे का दिन था, और उस दिन चंद्र ग्रहण था, लूनार एक्लिप्स था जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। और गांव जो है इसका नाम हम लोग को होन्ना निहल्ली हम लोग को देखने को मिलता है। अभी आपको गांव का नाम बताया, होन्ना निहल्ली ये गांव है। कहां पर है ये? तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट जो है, जिला जो है, वहां पर ये गांव है। इस गांव को गिफ्ट में दिया गया था, किस चीज के लिए? देवता गॉड वीरा प्रसन्ना हनुमंथा की पूजा करने के लिए। ये भगवान या देवता वीरा प्रसन्ना हनुमंथा जो है उनकी पूजा करने के लिए ये बेसिकली ये गांव जो है इसको उपहार में दिया गया था, गिफ्ट में दिया गया था। तो ये चीज इस इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। कुछ चीजें जानेंगे विजयनगर रूलर कृष्णदेव राय जी के बारे में। ये शासक कृष्णदेव राय जी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो विजयनगर एम्पायर के ये राजा थे, शासक थे। तो याद रखिएगा विजयनगर एम्पायर के शासक हम लोग को कृष्णदेव राय जी देखने को मिलते हैं। इनका जो शासन था वो 1509 से 1529 के पीरियड का था। तुलुवा डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, या तुलुव डायनेस्टी, तुलुव राजवंश से ये बिलोंग करते थे। याद रखना, आज आ सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। और इनको काफी सारे टाइटल मिले हैं, जैसे कि कन्नड़ रामा रमन्ना का टाइटल, आंध्र भोज का टाइटल, मोरू रायारा गेंडा का टाइटल। तो ऐसी उपलब्धियां जो है वो इनको मिली है। बीजापुर गोलकोंडा बहमनी सल्तनत और उनके सुल्तान और ओडिशा के राजा को हराकर एक प्रमुख शासक ये बन गए थे इंडियन पेनिनसुला के। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और इवन एक महान साउथ इंडियन मैथमेटिशियन है जिनका नाम है नीलकंठ सोमयाजी। नीलकंठ सोमयाजी वो भी कृष्णदेव राय के साम्राज्य में निवास करते थे। इवन पोर्चुगीज ट्रैवलर है डोमिंगो पेइस पुर्तगाली यात्री, राइट। तो और इसके अलावा एक और यात्री है हम लोग को फर्नाओ नुनिस। तो ये पोर्चुगीज ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने विजयनगर एम्पायर पर आकर विजिट किया। तो ये फैक्ट्स हैं जिसकी आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए, काफी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस की यहां पर बात हो रही है, तो इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अनाउंस किया है कि 12 साइट्स को सेलेक्ट किया गया है और इन साइट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर, और इसके फेज 4 के तौर पर ये 12 साइट्स को ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है। 12 साइट कौन सी है? याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो सिविल सर्विसेज में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आ जाएगा कुंभलगढ़ फोर्ट कहां पर है, कुंभलगढ़ किला कहां पर है, तो राजस्थान आपको ध्यान में रखना है। अजंता केव्स आप लोग जानते ही हैं, महाराष्ट्र में है। सांची स्तूपा सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में है। जैसलमेर फोर्ट सभी जानते हैं, राजस्थान में है। और राम देवरा ये भी जैसलमेर है, याद रखिएगा जैसलमेर में। गोलकोंडा फोर्ट सभी जानते हैं, हैदराबाद में है, काफी फेमस है। सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा में है। रॉक गार्डन कहां पर है? याद रखिएगा चंडीगढ़ में है। दल लेक कहां पर है? सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। तो 12 साइट्स जो हैं इनको बताया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अनाउंस किया है कि इनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर इनको बनाया जाएगा, राइट। इसके अलावा और भी कुछ प्लेस है। बांके बिहारी टेम्पल, क्वेश्चन आ सकता है कहां पर है, नाम से ही समझ, बांके बिहारी, बिहारी का निवास तो वहीं पर ही है। बिहारी मतलब वो बिहार वाला नहीं, आपको पता होगा कि कृष्ण जी को भी बांके बिहारी के नाम से जानते हैं, ठाकुर साहब के नाम से जानते हैं, राइट। तो मथुरा में इनका निवास है। आगरा सभी लोग जानते हैं, आगरा फोर्ट आगरा में ही होगा। और कालीघाट टेम्पल कहां पर है, यह चीज पूछी जा सकती है। कालीघाट मंदिर के बारे में पश्चिम बंगाल में है। तो इस प्रकार की चीजें अक्सर लोकेशन से रिलेटेड आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस क्या है, एसआईपी क्या है, इसको अपन समझते हैं क्या है ये। तो ये एक इनिशिएटिव है, किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का। स्वच्छ की बात हो रही है, सैनिटेशन का होगा ही होगा, राइट। और स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है। मकसद क्या है इस इनिशिएटिव का, उद्देश्य क्या है? तो आइकॉनिक प्लेसेस जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, ऐसी काफी अच्छी प्लेसेस, जो जानी मानी प्लेसेस जो हम लोग को देखने को मिलती है, और बताया जा रहा है कि और उनके आसपास का जो एरिया है उसको
हायर स्टैंडर्ड ऑफ स्वच्छता का बनाना, यानी कि वहां पर स्वच्छता क्रिएट करना, क्लीनलीनेस ड्राइव वहां पर कंडक्ट करवाना, जिससे कि सभी जो भी लोग वहां पर आकर विजिट कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल सके और वो एक क्लीनलीनेस का मैसेज, स्वच्छता का मैसेज अपने घर पर ले जा सके। जब वो, जैसे कि होता है ना कि कई बार हम किसी जगह पर, पब्लिक प्लेस पर जाकर विजिट करते हैं और बोलते हैं कि अरे वाह यार, ये तो कितनी बढ़िया जगह है, कितनी साफ सुथरी जगह है, तो उससे प्रेरणा मिलती है कि यार पब्लिक, इतनी पब्लिक आने के बावजूद भी इस जगह को लोग साफ रखते हैं, तो हम तो अपने घर के आसपास के एरिया को भी साफ रख ही सकते हैं। तो इस प्रकार का मैसेज लोग जो है वो आगे बढ़ाएं, तो इस पर्पस के लिए ये एसआईपी इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है। और इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किस तहत किया जाता है, तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो किया जाता है। 3 सेंट्रल मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट, कल्चर, टूरिज्म की, और सभी लेवल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कंसर्न स्टेट के, और मोर इंपॉर्टेंटली पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कंपनी एज अ पार्टनर के तौर पर हमें देखने को मिलती हैं, जो कि इस इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करने पर मदद करती हैं। और क्या क्या इनिशिएटिव स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस एसआईपी इनिशिएटिव के तहत हम लोग को अभी तक देखने को मिल चुके हैं, तो इंप्रूव सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को ऐसी जगहों पर इंस्टॉल करना है, प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी हो, सैनिटेशन फैसिलिटी इंप्रूव्ड रहे, राइट, वाटर वेंडिंग मशीन हो पानी वगैरह पीने के लिए, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को वहां पर सेटअप किया गया है, स्ट्रक्चर रिस्टोरेशन, यानी कि जो टूट फूट जाता है जो एरिया, यानी कि पब्लिक प्लेस है कोई, अब वो टूट फूट गई है वहां पर, राइट, तो उसको मरम्मत वगैरह कराना, और लाइटिंग अरेंजमेंट, यानी कि वहां पर लाइट वगैरह की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, पार्क्स वगैरह को ब्यूटीफाई किया जाता है, रोड को मेंटेन किया जाता है, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वहां पर प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसी अप्रोच जो है वो मेन साइट्स पर हम लोग को देखने को मिलती है कि ये पूरी व्यवस्था जो है वो मेन साइट पर उपलब्ध रहे, अवेलेबल रहे। समझ पा रहे बातों को? अब पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 2 के टॉपिक्स की। बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्लान कर रही है, एक्सक्लूसिव कोर्ट्स की प्लानिंग कर रही है, विशेष अदालत की योजना बना रही है, और ये चेक बाउंस के मामले जो होते हैं ना, चेक बाउंस हो जाता है, लोग बाग जो है वो चेक काटते हैं, सामने वाले को देते हैं, सामने वाला जैसे कि मुझे किसी ने चेक दिया, मैंने चेक लिया, मैं चेक जाके बैंक में डालूंगा, बैंक वाला बोलेगा ये तो चेक बाउंस हो गया, तो सामने वाले ने मेरे साथ धोखा कर दिया, राइट, चेक बाउंस करवा के मुझे, मेरे साथ झोल कर दिया, इस प्रकार की हरकत करके। फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं अदालत जा सकता हूं, और अदालत में चेक बाउंसिंग का केस जो है वो मैं लगा सकता हूं सामने वाले के खिलाफ, कि सामने वाले बंदे ने मुझे चेक देकर बाउंस करवा दिया, राइट। तो ये चीज होती है इस प्रकार की। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडिशनल कोर्ट जो है वो लाए जाए, और वो कोर्ट में सिर्फ सुनवाई जो होगी वो चेक बाउंसेस के केसेस की ही होगी। और कोर्ट ने यह बताया है कि 35 लाख से ज्यादा चेक बाउंसेस के केसेस जो है वो पेंडिंग है हमारी कंट्री की अलग अलग कोर्ट्स में, अलग अलग अदालतों में। तो जल्दी से जल्दी केस रिजॉल्व हो, चेक बाउंसिंग का जितने भी पेंडिंग केस जल्दी से जल्दी खत्म हो, इसलिए स्पेशल कोर्ट्स लाने पर विचार जो है वो कर रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और ये इशू जो है गाइस काफी लंबे समय से लिटिगेशन हम लोग को देखने को मिल रही थी, आ रही थी, काफी सारी याचिकाएं इस संबंध में देखने को मिली, डिसऑनर्ड चेक के मामले में सामने आई। तो इसी चीज को देखते हुए कोर्ट ने जो है वो कहा कि मतलब इवन इतने पुराने केसेस है, 2005 के केसेस की अभी तक जो है वो सुनवाई नहीं हुई, क्लियर नहीं हुए 2005 के केसेस अभी तक। तो ये एक चीज है जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक स्पेशल कोर्ट लाने पर विचार कर रही है। अब बताया जा रहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो एंटी कन्वर्जन बिल जो है वो लेकर आ रही है। अब देखो ये रिपीटेड टॉपिक हो गया, हमने इसके बारे में अभी लगातार, गाइस मैं आपको बता रहा हूं, लगातार तीन चार दिन से ये टॉपिक इस प्रकार का चल रहा है एंटी कन्वर्जन बिल का। पहले मध्य प्रदेश का वो इशू केस हम लोग को सामने देखने को मिला, फिर उत्तर प्रदेश का केस हमने देखा। तो आप लोग अगर पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो आप क्या कीजिए, सिंपली लव जिहाद लिखिएगा यूट्यूब के सर्च कॉलम पे, या फिर अपना जो चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा यूट्यूब चैनल, यहाँ के वीडियो कॉलम पे चले जाइएगा, लव जिहाद जो है वो सर्च कर लीजिएगा। आपको 3 वीडियोस मिलेंगे लव जिहाद के। एक तो लव जिहाद के बारे में डिटेल एनालिसिस मैंने करवाई हुई है, एक मध्य प्रदेश के कानून से रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगा, और एक उत्तर प्रदेश के कानून से रिलेटेड मिल जाएगा, यानी कि वो वीडियो मिल जाएगा, राइट। और हरियाणा सरकार प्लान कर रही है इसी प्रकार का बिल लाने के ऊपर, कि फ्रॉड तरीके से लोग बाग जो है वो शादी कर लेते हैं, यानी कि मतलब जैसे एक कपल है और उनमें से एक ने शादी करी दूसरे के साथ, और दूसरे को फोर्सफुली कन्वर्ट करवा दिया, उनका धर्म जो है वो चेंज करा दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया, राइट, धोखाधड़ी से और या फिर फोर्सफुली। तो इसके लिए ये बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार भी एक बिल लेकर आ रही है। बट आपको मेनली वो लव जिहाद वाले पूरे मामले को जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कवर कर लिया है वो एक बार फिर से आज रिवाइज कर लो। गाइस बताया जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेंट वीजा के ऊपर बैन लगाया था, उस बैन को हटाया है
बिडेन ने। हालांकि पूरी तरह से नहीं हटाया है, बट फिर भी कुछ कुछ चीजें जो है वो उसकी हटा दी है। तो इसी पर ही थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये इमिग्रेंट वीजा की बात हो रही है, इसको बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। हालांकि इस टॉपिक को मैं पहले भी आप लोग को कवर करा चुका हूं, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है वो बैन लगाया गया था, राइट, इमिग्रेंट वीजास के ऊपर। तो इसको आसान भाषा में आप समझो। तो देखो क्या हुआ क्या था, डोनाल्ड ट्रंप ने वीजास के ऊपर बैन क्यों लगाया था। तो कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे कि मैं हूं, मुझे अगर अमेरिका जाना है तो किस चीज की मुझे आवश्यकता होगी, वीजा की मुझे आवश्यकता होगी। बट क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वीजा पर अभी रोक लगा दी जाए, राइट। क्यों रोक लगा दी जाए, तो देखो वो वाला तो एक वो चीज अलग है कि कोरोना वायरस कोई होगा किसी को तो फिर वो आके यहां पर फैलाएगा, उसकी यहां पर बात नहीं हो रही। मेन यहां पर जॉब सिक्योरिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, जॉब सिक्योरिटी की। तो उसी पर ही थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्या बात है ये जॉब सिक्योरिटी की। लोकल तरीके से इसको समझते हैं, जैसे कर्नाटका के एक इशू को समझते हैं हम लोग, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया के अंदर भी ये इशू हम लोग को देखने को मिला था, राइट। कन्नीगढ़ के लिए जॉब रिजर्वेशन को लेकर एक कानून आया था, याद है, कर्नाटका के अंदर हमने बात भी करी थी। तो जैसे कि एक जगह है, ठीक है, एक जगह है, इसको बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। एक मिनट रुकना। एक जगह है, इस जगह पर 10 लोग रहते हैं और इस जगह पर 10 लोगों के लिए जॉब है, ठीक है। एक जगह है, उस जगह पर 10 लोग रहते हैं और 10 लोगों के लिए उस जगह पर जॉब है। 2 लोग बाहर से उस जगह पर आ जाएं और उनको वो जॉब मिल जाए, तब क्या होगा, जॉब तो 10 लोगों के लिए ही है, राइट। और बाहर से आने वाले 2 लोगों को जॉब मिल गई, मतलब कि यहां पर रहने वाले जो 2 लोग हैं, यानी कि यहां पे ऑलरेडी जो रह रहे थे लोग, 2 लोग, उनको जॉब नहीं मिली, वो जॉबलेस हो गए। किसके कारण जॉबलेस हो गए, कि बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो है वो जो जॉब उनको मिलनी चाहिए थी वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति ले गया। ऐसी हरकत हम लोग को अमेरिका में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और अमेरिका के अंदर लोग इस चीज से भी परेशान बहुत ज्यादा है। और कोविड के समय पे, कोरोना के समय पे हमने क्या देखा था, काफी सारे लोगों की जॉब चली गई थी, जॉबलेस हो गए थे काफी सारे लोग, राइट। और ये डिमांड भी कर रहे थे लोग बाग कि यार बाहर से जो लोग आते हैं उनके कारण से उनको जो जॉब मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल पाती। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी कैसे बाहर से आने वाले लोगों को आसानी से जॉब दे देती है और कैसे बाहर से जो लोग आते हैं वो उनको आसानी से जॉब मिल जाती है। तो देखो एक कंपनी है, ठीक है, बात को ध्यान से समझना। एक कंपनी है, उस कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, 2 लोग हैं उस कंपनी के पास, ठीक है। 2 लोग आए उस कंपनी के पास जॉब मांगने के लिए, ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो आया लेट सपोज इंडिया से और एक व्यक्ति जो है वो अमेरिका का ही व्यक्ति है, ठीक है। अमेरिका के व्यक्ति ने बोला कि मैं इस जॉब करने के लिए रेडी हूं, मुझे इसके लिए 10,000 रुपए महीना चाहिए। इंडिया से आया हुआ व्यक्ति बोलता है कि मैं तो कर लूंगा 5,000 रुपए महीना में, क्योंकि इंडिया से जो व्यक्ति आया उसको पता है कि इंडिया के अंदर उसी सेम जॉब का उसको 3,000 या 4,000 रुपए मिलता, बट अमेरिका में उसको 5,000 रुपए मिल रहा है। तो इसके लिए तो ये बढ़िया, ये तो आसानी से रेडी है 5,000 रुपए करने के लिए, या फिर ये तो 4,500 में भी कर सकता है क्योंकि उसको तो फायदा मिल ही रहा है। बट ये व्यक्ति करेगा नहीं, क्योंकि इसको पता है कि अमेरिका में जो दूसरी कंपनीज है वो कितना ऑफर करती हैं, राइट। तो उसके हिसाब से ये करेगा नहीं। तो जॉब किसको मिल गई, बाहर से आए हुए व्यक्ति को जॉब मिल गई। और कंपनी बाहर से आए हुए व्यक्ति को क्यों रख लेती है, क्योंकि एक तो वो पैसा कम मांगता है और सबसे बड़ी बात यही होती है क्योंकि अल्टीमेटली जो कंपनीज होती है उनको क्या चाहिए, उनको तो प्रॉफिट चाहिए, राइट। उनको तो प्रॉफिट चाहिए, उनको तो प्रॉफिट होना चाहिए। और प्रॉफिट उनका कब बनेगा, जब उनका जो एम्प्लॉई है अगर वो सस्ते में मान जाएगा। जैसे कि आप लोग ने भी कभी अगर कोई इंटरव्यू वगैरह दिया होगा तो उसमें सैलरी को लेकर नेगोशिएशन भी होता है कि कितना पैकेज लोगे आप, राइट। तो ऐसा नेगोशिएशन होता है कि नहीं होता, आपने कभी फेस भी किया होगा, मैंने फेस किया हुआ। एक बार कॉल सेंटर में था, मैं जॉब करने गया था, वो छोटी, वो तो 12th के बाद ही मैंने जॉब शुरू करने का सोचा था। तो कॉल सेंटर गया था, इंटरनेशनल बीपीओ था, रात में 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे की बात होती थी, कॉलिंग करते थे हम लोग, राइट। कनाडा पे बात करते थे, यूएसए पे बात करते थे लोगों से, और बहुत उसके भी बहुत उटपटांग किस्से होते थे, कभी फ्री टाइम मिलेगा तो सुनाऊंगा, राइट। कई बार बहुत हरकत भी करते थे हम लोग। तो क्या हुआ था कि मुझसे भी इस प्रकार से नेगोशिएशन किया गया था कि कितनी सैलरी में मानोगे, तो वो बातचीत चल रही थी इस प्रकार से। तो होता है ऐसा, और कंपनी जो होती है वो यही चाहती है कि सस्ते में सामने वाला व्यक्ति आ जाए, राइट। तो ये चीज हम लोग को कंपनी के अंदर देखने को मिलती थी। तो वही चीज थी। अब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि यार बाहर से आकर व्यक्ति यहाँ के अमेरिका में जो रहने वाले व्यक्तियों की जॉब छीन लेंगे तो ये बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए उसने क्या बोला कि वीजा के ऊपर रोक लगा दी। उसने बोला कि कोई वीजा जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब इसी चीज को जो है वो अभी हटा दिया है डोनाल्ड ट्रंप के, इसी सस्पेंशन को जो है वो हटा दिया है। बट आपको बता दें पूरी तरह से नहीं हटाया है बिडेन ने, पूरी तरह से नहीं हटाई है सस्पेंशन। यहां पर बताया गया है कि H1B वीजा और L वीजा, इसके लिए सस्पेंशन कंटिन्यू है, बाकी चीज हटा दी है, राइट। तो यही चीज है, इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। बट यहां पर आप लोगों को वीजास के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये H1B वीजा, H2B वीजा, L वीजा या दूसरे वर्ग के वीजा क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो पहली बात तो जो हाईली स्किल्ड लो कॉस्ट एम्प्लॉयज जो होते हैं आईटी और दूसरे रिलेटेड डोमेन में, तो उनको फिलअप करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स
एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफी सारे वीजा जो है वो हर साल जारी करती है, राइट। और कंपनीज को अलाउ करती है कि कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर से भी जो है वो वर्कर्स हायर कर सकती है, ला सकती है। तो सबसे पहले तो H1B वीजा की बात करें तो जब भी H1B वीजा की बात होती है, और आपको ये बात भी बता दें कि H1B वीजा जो अमेरिका के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो अमेरिका जारी करती है, उसमें 70% से ज्यादा जो सीट्स होती हैं उस वीजा की इंडियन सिटीजन की होती है, यानी कि 70% से ज्यादा इंडियन जो है, जैसे कि H1B वीजा में बाहर से आने वाले 10 व्यक्ति हैं तो उनमें से 7 व्यक्ति हमारे होंगे, इंडियन होंगे, राइट, बाहर से आने वाले। तो ये वाली चीज होती है। और H1B वीजा उन्हीं को प्रोवाइड किया जाता है जिन लोग के पास हायर एजुकेशन डिग्री होती है, राइट, यानी कि स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन के लिए H1B वीजा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आईटी सेक्टर के लिए एक व्यक्ति को, आईटी वाले व्यक्ति को क्या चीज चाहिए, उसको नॉलेज चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए, डिग्री चाहिए, आईटी में उसने पढ़ाई करी होगी तभी तो आईटी कर पाएंगे वो, राइट, तभी तो सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन कर पाएंगे, राइट। तो ये वाली चीज जो होती है, आईटी सेक्टर वाले जो लोग होते हैं वो हाई स्किल्ड लोग होते हैं, राइट। तो ये स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के पर्पस के लिए H1B वीजा प्रोवाइड किया जाता है, राइट। और हाई एजुकेशन डिग्री की आवश्यकता होती है इस वीजा को हासिल करने के लिए। और L1B वीजा की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बाहर की, जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि एक कंपनी है, उसकी पार्टनरशिप या उसका टाई अप है दूसरी फॉरेन कंपनी के साथ। जैसे कई बार होता भी है ना कि हमारे इंडिया की कंपनी से लोग जो है वो फॉरेन कंपनी में जाकर कुछ समय काम करके आते हैं, है ना। तो वो टाई अप इस प्रकार का होता है, हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसे ही होता है कि ये वाला L1 वीजा के अंदर क्या होता है, कंपनी जो है वो ट्रांसफर करती है अपने हाई स्किल्ड वर्कर्स को यूएसए में। जैसे कि इंडिया के अंदर एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर मतलब जो एक टॉप एम्प्लॉइज है, जैसे टॉप 3 एम्प्लॉइज है उस कंपनी के अंदर, अब कंपनी ऑफर कर बोलती है टॉप 3 एम्प्लॉय को कि चलो आपको जो है वो 5 साल के लिए अमेरिका में काम करने का मौका दिया जाएगा, जाना चाहते हो आप? बोलेंगे हाँ भाई हम तो जाना चाहते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज जो होती है ना, इस प्रकार के टाई अप के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है कि अमेरिका में मौजूद जो कंपनीज है वो बोलती है कि यार आपके यहाँ कोई हाई स्किल्ड वर्कर है तो उसको भेजो जरा, आपको इतना पैसा मिल जाएगा, राइट। और वर्कर को भी बढ़ के ही पैसा मिलेगा डेफिनेटली, जो चीज मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाई थी कि वहां पर पे जो है वो काफी हाई है, राइट, एज कंपेयर टू इंडिया। तो लोग भी रेडी हो जाते हैं और कंपनीज के बीच में जो पार्टनरशिप होती है उससे भी कंपनी जो होती है उनको फायदा हो जाता है कि वो अपने हाई स्किल्ड वर्कर्स को जो है वो बाहर भेज देती है। तो अभी क्या किया है बिडेन ने, इन्हीं दो वीजा H1B वीजा और L1 वीजा जो है उसको रोक लगा दिया, यानी कि उसको बोला कि उसको कंटिन्यू नहीं रहने देंगे। बाकी जो इनके दूसरे वीजा है जैसे कि H2B वीजा, तो इसको कंटिन्यू रहने दिया जाएगा। तो इस पर रोक क्यों लगाई है उस कॉन्सेप्ट को भी आप समझो, क्योंकि देखो रोक तो लगा दी, एक तो वो बात हो गई, एक तो आपको पता लग गया रोक लगा दी, बट क्यों लगाई है वो भी तो जरूरी है ना। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो क्यों के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो देखो बहुत आसान भाषा में समझेंगे, H1B वीजा हाई स्किल्ड वर्कर्स का वीजा होता है, ये बात मैंने आपको समझाई थी। जैसे कि एक आईटी वाला व्यक्ति है, ठीक है, एक आईटी वाला व्यक्ति अमेरिका का है, ठीक है, अमेरिका का है, और एक आईटी वाला व्यक्ति बाहर से अमेरिका में आकर, जैसे इंडिया से अमेरिका में आकर वो जॉब हासिल कर लेता है, उसको आसानी से जॉब मिल ही जाएगी। तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे मिल जाएगी। तो अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति को हो जाएगी प्रॉब्लम, वो हो जाएगा जॉबलेस। अब क्या होगा, एक आईटी वाला व्यक्ति जिसने इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो नीचे आने के लिए तैयार नहीं होगा, ना वो सैलरी वाइज तैयार होगा और ना वो नीचे आकर क्या करेगा, दूसरी चीज भी नहीं कर पाएगा, यानी कि नीचे आकर दूसरी जॉब वगैरह भी नहीं करेगा वो, राइट। क्योंकि आईटी वाला व्यक्ति थोड़ा ना ठेला लगा के बेचना शुरू कर देगा, अपना सामान वगैरह नहीं करेगा ना वो तो बोलेगा यार मुझे तो जॉब चाहिए। अब जब इस अमेरिका में इस हाई स्किल्ड वर्कर को जब जॉब नहीं मिलेगी, तो ये हाई स्किल्ड वर्कर जो कि बहुत ज्यादा आईटी इनकम टैक्स वगैरह जो है वो अमेरिका में या टैक्सेस वगैरह पे करता है, तो क्या होगा, वो बवाल मचा देगा और फिर वो बोलेगा कि यार ये बहुत बेकार है, यानी कि ये पॉलिसी बहुत बेकार है, हाई स्किल वर्कर इतनी मेहनत करके पढ़ाई करो, काम करो और यहाँ पर जॉब ही नहीं मिलती है, क्या मतलब है। जैसे कि इंडिया के अंदर भी अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, लोग इतने एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मार्क्स भी आ रहे हैं, बट फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो लोग चटक नहीं गए, इतना बड़ा आंदोलन अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, मोदी जॉब दो करके, राइट, देखने को मिल रहा है ना। वो इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि लोग जो है वो परेशान हो गए, इतनी मेहनत करने के बाद लोग को जॉब नहीं मिल रही। तो उसको भी पता है बिडेन को कि अगर हम लोग हाई स्किल्ड वर्कर्स के साथ छेड़खानी करेंगे, उनकी अगर जॉब्स में कॉम्प्रोमाइज अगर करेंगे, क्योंकि देखो आज की डेट में कोरोना वायरस के चलते इस बात को भी समझना, कंपनीज का हुआ है नुकसान, कंपनी लॉस में गई है, और कंपनी अपने लॉस की भरपाई कब करेगी, जब उसको सस्ते में कोई इंप्लॉय मिल जाएगा, राइट, तो उसकी लॉस की भरपाई होना शुरू हो जाएगी। और ऑब्वियस ही बात है कि जब हाई स्किल्ड वर्कर जो है जब सस्ते में कंपनी को मिल जाएंगे, तो कंपनी अमेरिका के वर्कर्स को थोड़ा ना लेगी, भले ही वो हाई स्किल्ड हो या कुछ भी हो, वो नहीं लेगी, क्योंकि दूसरा बाहर से आने वाला व्यक्ति जो है वो इजिली जॉब करने के लिए रेडी हो जाएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको जरूरी होनी चाहिए, और हर तरीके के पर्सपेक्टिव से कि यार एक कंट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम आनी चाहिए, और दूसरी चीज
कि उस कंट्री के अंदर जिसका एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि बिडेन है अभी प्रेसिडेंट अमेरिका के अंदर, अगर वो फेवर नहीं करेगा हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए तो ऑब्वियस ही बात है हाई स्किल्ड वर्कर जो कि हाई इनकम टैक्स वगैरह पे करते हैं वहां पर अमेरिका के अंदर, वो तो बवाल मचा देंगे, तो उसके लिए डिफिकल्टी आ जाएगी। तो ये इस प्रकार की भी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि एक टॉपिक जो है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो आप लोग को उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी, यही तो सिविल सर्विसेज की तैयारी है। सिर्फ एकदम से ऊपर ऊपर का पढ़ लिया और चले गए, काम नहीं बनेगा। और L1 वीजा अब इसके लिए भी क्यों अलाउ नहीं किया, तो ऑब्वियस ही बात है कि कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही है, बाहर से डायरेक्टली आकर किसी व्यक्ति को जॉब देना और दूसरा बाहर की कंपनी से हाई स्किल्ड वर्कर्स को बुलवा लेना, तो बात एक ही है ना। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो यूएसए के मूल निवासियों को हो रहा है। तो इसलिए H1B वीजा और L1 वीजा को जो है वो अभी इसके सस्पेंशन को कंटिन्यू रखा है, बाकी H2B वीजा और J1 वीजा इसको कंटिन्यू रहने दिया। जैसे कि J1 वीजा जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, जैसे कि आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहोगे तो J1 वीजा के थ्रू आप जाकर पढ़ाई कर सकते हो। वर्क स्टडी समर प्रोग्राम होता है, और मतलब ऑब्वियस ही बात है कि वहां पे जाके डिप्लोमा कर लिया, पढ़ाई कर ली, और वहां पे आकर थोड़ा जॉब वगैरह भी कर ली, पार्ट टाइम वगैरह जॉब वगैरह, क्योंकि आपको पता होगा कि वहां पर मेरे ख्याल से 7 दिन में, एक हफ्ते में 20 घंटे तक जॉब करना लीगली अलाउड रहता है, ऐसा कुछ है वहां पे। अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल्स होते हैं, राइट। बाकी H2B वीजा क्या अलाउ करता है, फूड और एग्रीकल्चरल वर्कर्स को, कि यूएसए के अंदर जो फूड और एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो वर्कर्स हैं वो जॉब चाहते हैं तो वो आकर जॉब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के वर्कर जो है वो कम है, तो इसलिए वो चाह रहा है कि वो, क्योंकि फायदा करना है ना उनको, तो अपनी कंट्री का देखना है, उनको तो दूसरे से मतलब नहीं जॉब मिले या ना मिले, उनको तो अपने कंट्री और अपने सिटीजन्स को देखना है, उनको प्राथमिकता देनी। जैसे हमारे इंडिया के अंदर किनको प्राथमिकता दी जाती है, हमारे सिटीजन्स को प्राथमिकता दी जाती है, बट कई केसेस में बहुत गलत भी हो जाता है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, राइट, पता भी है आपको। जैसे कि कर्नाटका के अंदर हमने देखा था कि कन्नीगढ़ के लिए रिजर्वेशन लाया गया, राइट। क्यों किया कर्नाटका ने कन्नीगढ़ को रिजर्वेशन, क्योंकि कन्नीगढ़ खुश नहीं रहेंगे तो कर्नाटका में सरकार बनने देंगे क्या, वो तो बवाल मचा देंगे। तो वहां अपने सिटीजन्स को खुश करना तो बहुत जरूरी है, और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग काम करना जरूरी है कि जिससे कि ग्रोथ हो। तो ये सब चीजें हैं, तो ये टॉपिक की आपको डिटेल एनालिसिस अच्छे से होनी चाहिए थी, दैट्स वाई मैंने ये टॉपिक आपको बताया। और मैंने आपको बताया कि H1B वीजा जो है वो सबसे ज्यादा इंडियंस को मिलता है, मतलब हर 10 में से 10 लोगों को जो H1B वीजा प्रोवाइड किया जाएगा उनमें से 7 जो होंगे वो इंडियन होंगे, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब गाइस एक काफी शानदार रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। ये बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि कोरोना वायरस के कारण जो बच्चे जो प्रभावित हुए हैं, बच्चे कौन से बच्चे, न्यू बॉर्न जो बेबीज होते हैं जिनका अभी अभी जन्म हुआ होता है, न्यू बॉर्न से लेकर 14 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट हुआ है कोरोना वायरस का, और भारी प्रभाव, भारी इंपैक्ट जो है वो उन पर देखने को मिला है। तो एक और पॉइंट आपके मेंस के लिए इसमें ऐड हो गया कि कोरोना वायरस जो है वो ना ही सिर्फ कोरोना वायरस के कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैम्पर हुआ है, कंट्री की इकोनॉमिक स्थिति खराब हुई है, राइट, लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी, पूरा जो लाइफस्टाइल है लोगों का चेंज हो गया। उसके अलावा भी जो बच्चे हैं उनमें इतना मेजर प्रभाव देखने को मिला कि ना ही सिर्फ बच्चों को अफेक्ट हुआ है, बल्कि उनकी आने वाली लाइफ जो है वो भी खराब हुई है कोरोना वायरस के कारण। तो बच्चों की आने वाली लाइफ कैसे खराब हुई है, यही सवाल है, इसी पर ही बात करेंगे। तो स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 ये हमें देखने को मिल रही है, जो कि रिलीज की गई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा। तो इसमें ये बातें कही गई, उनमें से एक जो रिपोर्ट के अंदर पॉइंट मेंशन है वो यही है कि इंडिया में जो सबसे बड़ी चिंता वाली बात है वो ये है कि पेंडेमिक जनरेशन जो है वो उनको काफी बहुत बुरी स्थिति उनमें देखने को मिली, और आने वाले समय में उनकी आने वाली पीढ़ी भी जो है वो इस के कारण काफी ज्यादा खराब या प्रभावित जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है 375 मिलियन बच्चे, न्यू बॉर्न से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चे जो है वो लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट जो है वो सफर करने वाले हैं। ये कैसे सफर करने वाले हैं तो उसको समझते हैं। तो जो चैलेंजेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं इन बच्चों में, वो अंडरवेट, स्टंटिंग, चाइल्ड मॉर्टेलिटी में वृद्धि हुई है, एजुकेशन का लॉस हुआ है, वर्क प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। तो एजुकेशन के लॉस के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे कि स्कूल्स वगैरह बंद थे तो एजुकेशन का लॉस हुआ, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर एजुकेशन का लॉस होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि आने वाले समय में उसको जो डिजायर्ड जो जॉब मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एजुकेशन में कमी आ गई उसके, राइट। तो अब जब जॉब सही नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि आने वाले समय में, आने वाले ऑब्वियस ही बात है कि फ्यूचर जो है उनका जो करियर है वो खराब हुआ, राइट। इसके अलावा अब क्या स्टंटिंग और ये वाला जो अंडरवेट का जो इशू है ये कैसे सामने आया, तो कोरोना वायरस के समय पे लॉकडाउन था, काफी सारे लोगों को खाने तक का खाना नहीं मिल पाया, नसीब नहीं हो पाया खाने के लिए खाना,
छोटे छोटे बच्चे हैं, इनिशियल स्टेज में न्यूट्रिशन की उनको बॉडी की आवश्यकता होती है। जब इनिशियल जो स्टेज होती है एडल्सेंट की, जब एज हम लोग को देखने को मिलती है बच्चों की 14 साल की उम्र तक के बच्चों की, तो वो डेवलपिंग ग्रोइंग एज होती है, उसमें मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है उसका डेवलपमेंट होता है। बट उस पर्टिकुलर पीरियड में, उस एज में अगर कुछ डैमेज हो जाए मेंटल और फिजिकल हेल्थ में, तब क्या होगा, इस डैमेज का इफेक्ट जो होगा वो लॉन्ग लास्टिंग हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि एक बार डैमेज हो गया मेंटल और फिजिकल हेल्थ, तो फिर वो आने वाले समय में उसका ठीक होना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल, राइट। जैसे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बच्चे की बॉडी को, तो प्रॉपर उनका माइंड जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, प्रॉपर माइंड डेवलप नहीं हो पाएगा, तो वेरियस आने वाले समय में प्रॉब्लम बच्चे फेस करेंगे। तो ऐसी स्थिति यहां पर हुई, और इसी रिपोर्ट में इन सब चीजों के बारे में बताया गया कि कोरोना वायरस के कारण जो पेंडेमिक जनरेशन है उसको बहुत ज्यादा सफर हुआ है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट उनमें रिकॉर्ड किया जा रहा है, देखने को मिल रहा है। बहुत बुरी स्थिति जो है वो आने वाले समय में ये बच्चे जो है वो फेस करेंगे, जो पेंडेमिक जनरेशन वाले बच्चे हैं। 500 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे जो हैं उनको फोर्सफुली स्कूल से निकलना पड़ा। कैसे निकलना पड़ा, तो हमने बात करी थी कि कोरोना वायरस के समय पर लोगों की जॉब चली गई, इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हुई। तो जब लोगों की जॉब चली गई तो ऑब्वियस ही बात है कि उनके जो बच्चे हैं, यानी कि पेरेंट्स की जॉब चली गई, तो वो अपने पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे, स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए फोर्सफुली बच्चों को अपने स्कूल से निकलना पड़ा, राइट। माँ बाप ने निकाल लिया क्योंकि फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, राइट। और इंडिया के अंदर ये जो पूरे दुनिया भर में 500 मिलियन से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चों को फोर्सफुली स्कूल से निकलना पड़ा, तो उन 500 मिलियन केसेस में इंडिया के जो केसेस है वो 250 मिलियन से ज्यादा है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो सबसे बुरी स्थिति इंडिया की यहां पर बताई गई है। 115 मिलियन एडिशनल लोग जो हैं जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में गए हैं। हमने इसके बारे में हालांकि पहले भी डिस्कस किया था कि जो गरीब हैं उनकी स्थिति तो खराब थी ही, बट और ज्यादा स्थिति उनकी खराब हो गई। तो पॉवर्टी से एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो है वो चले गए कोरोना वायरस के समय पे लोग, और ज्यादातर इनमें से जो लोग हैं वो साउथ एशिया क्षेत्र में रहते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में 192 192 कंट्री में से इंडिया की जो रैंक है वो 117 हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि 192 कंट्री में से हम लोग 117 पोजीशन पर हैं, और पूरे साउथ एशियन कंट्री में सबसे पीछे हैं सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर। पाकिस्तान के ऊपर ही बस हम लोग आ रहे हैं, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में। तो हमारी स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है क्योंकि लॉसेस हम लोग को देखने को मिले हैं। एनवायरमेंट की क्या स्थिति है, तो इंडिया की हवा, पानी और इंडिया की जो भूमि है वो और भी ज्यादा पॉल्यूट हुई है 2009 से 2018 के बीच में। 88 मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, क्लस्टर यानी कि एक जगह जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह एक साथ रहती है, तो इंडस्ट्रियल जोन आप कह सकते हो। तो ऐसे 88 मेजर इंडस्ट्रियल जोन है हमारी कंट्री में, जिसमें से 85 जोन में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिला, यानी कि 35 ऐसे एरियाज हैं जहां पर इंडस्ट्रीज होने के कारण एनवायरमेंट जो है वो पल्यूट हुआ, राइट। 33 ऐसे एरिया है जहां पर एयर क्वालिटी बहुत ही बदतर हो गई, खराब हो गई। 45 ऐसे जोन्स हैं जहां पर वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा देखने को मिला इंडस्ट्रीज के कारण, और 17 ऐसे जोन्स हैं जहां पर लैंड पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि स्थिति ऑलरेडी खराब थी बट इंडस्ट्री के कारण और ज्यादा खराब हो गई। तो ये चीज बताइए। इसके अलावा तारापुर जो महाराष्ट्र के अंदर है, ये सबसे पोल्यूटेड क्लस्टर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर सबसे पोल्यूटेड बताया जा रहा है, राइट। और ये डेटा जो है वो क्लियरली किस चीज को इंडिकेट करते हैं कि एक्शन जो है वो नहीं लिया गया इतने सालों में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के ऊपर और रिड्यूस करने के ऊपर, राइट। जहां पर आवश्यकता थी, जहां पर क्रिटिकली और सीवियरली पोल्यूटेड जो एरियाज हैं उनको ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया जा चुका है, बावजूद उसके वहां पर कोई काम नहीं किया गया, इसलिए स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। तो ये चीज इस रिपोर्ट में एक और बताई गई। और अलग अलग स्टेट्स की क्या परफॉर्मेंस है, तो इसके बारे में बताया गया कि जब रैंकिंग दी गई कि कौन सी जो स्टेट्स हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, और मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को बोला हुआ है जो रेगुलरली मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का चार्ट आप जहां पर पढ़ाई करते हैं, आपके होपफुली शायद आपने जहां पर अपने स्टडी टेबल के सामने जो मैप लगाया होगा, हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट ने बुलेटिन बोर्ड लगाया होगा, तो आपके पास अगर बुलेटिन बोर्ड है तो वहां पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रिंट आउट ले लो और उसको चिपका लो, रोज देखा करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। जिन बच्चों के पास बोर्ड नहीं है, बुलेटिन बोर्ड, आप क्या करो, पेपर पे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिख लो और उन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपने दीवार पे चिपका दो, राइट। तो जिससे कि वो आप बार बार इन गोल्स को पढ़ पाएं, क्योंकि ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये ऐसे गोल हैं जिसको आप जीएस पेपर 1, 2, 3 इवन पेपर 4 में भी, ऐसे में भी सब जगह उपयोग कर सकते हैं कि फलाना नंबर गोल जो है वो इससे रिलेटेड है। क्योंकि
आप खुद पढ़िएगा तो आपको खुद अंदाजा मिलेगा कि पूरा जो आपका सिलेबस है उसमें बहुत सारे एरियाज आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर आप इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का उपयोग कर सकोगे, राइट। तो हमारी कंट्री के अलग अलग स्टेट्स हैं, कौन सी स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में कंट्रीब्यूट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, तो उसकी रैंकिंग की गई। तो बेस्ट परफॉर्मर जो निकली वो केरला, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। मेजॉरिटी जो स्टेट्स हैं वो कौन सी है, सदर्न स्टेट्स हम लोग को देखने को मिल रही है। वर्स्ट परफॉर्मर बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश। मेजॉरिटी जो स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं, नॉर्थ की देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से भी आपकी एनालिसिस होनी चाहिए कि मोटे मोटे तौर पर कि साउथ वाला जो एरिया है हमारे इंडिया का वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, नदर्न वाला एरिया जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, राइट। तो यही तो है ना, इसमें हिमाचल प्रदेश को हटा दो, बाकी जो जितनी स्टेट है वो पूरी हम लोग को कौन सी देखने को मिल रही है, साउथ वाली स्टेट देखने को मिल रही है, राइट। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वाली स्टेट ये पूरी हम लोग को देखने को मिल रही है वर्स्ट परफॉर्मर में। तो इस प्रकार की भी एनालिसिस डिमांड करता है ये एग्जाम आपसे, और इस तरीके की ही आपको तैयारी करनी है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, भगोड़ा आर्थिक अपराधी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार ये टॉपिक न्यूज में है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट जो लंदन की है उसने अलाउ कर दिया है इंडिया की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को। ये एक्स्ट्राडिशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब का जो अपना चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा एक्स्ट्राडिशन को। एक्स्ट्राडिशन का वीडियो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें पूरी चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई। ना मिले तो आप क्या करो, सिंपल नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी चैनल की, और ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर आकर आप मांग लेना, ठीक है। तो आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा स्टूडेंट्स के द्वारा, या फिर मैं अगर फ्री रहा तो आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा एक्स्ट्राडिशन का। तो इंडिया की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट जो थी बिजनेसमैन नीरव मोदी के अगेंस्ट की, उसको जो है वो भेजो, क्योंकि नीरव मोदी भाग गया था लंदन पे बैठा हुआ है, जैसे कि वो बैठा हुआ है विजय माल्या, तो वैसे ही नीरव मोदी भी बैठा हुआ है। तो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट जो लंदन में है उन्होंने अलाउ कर दिया है इंडिया की इस रिक्वेस्ट को, क्योंकि इंडिया चाह रही है कि ये व्यक्ति वापस आए, क्योंकि ये व्यक्ति 13,758 करोड़ रुपीस का पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड करके भागा है, पीएनबी फ्रॉड में ये इन्वॉल्व है नीरव मोदी, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई कि इसको जो है वो बुलाने की बात की गई, तो अभी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली गई। तो अब क्या होगा, ये ऑर्डर जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है यूनाइटेड किंगडम के होम डिपार्टमेंट के, तो उनको भेजा जाएगा, और उसके बाद फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो फाइनल डिसीजन लेंगे 2 महीने में कि क्या किया जाना चाहिए, राइट। या फिर जो है वो ये पूरा एक्सटेंशन का जो मामला जो होगा वो हाई कोर्ट के पास चला जाएगा यूके की। और इसके अलावा यदि कोई अपील नहीं आती है, अब ऐसा तो होगा नहीं, नीरव मोदी तो अपील करेगा ही करेगा, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनके द्वारा प्रत्यर्पण या फिर एक्सट्रेडिशन के आदेश दिए जाने के 28 दिनों के भीतर अनुरोध किए जाने वाले व्यक्ति को प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा, उसको वापस भेज दिया जाएगा 28 दिनों के अंदर अंदर, अगर कोई अपील नहीं आती है तो। बट अपील आएगी ही आएगी डेफिनेटली। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील केवल अदालत की अनुमति से ही संभव होती है। तो ये वाली चीज भी ध्यान में रखना आप, अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने डिसाइड कर लिया कि सामने वाले व्यक्ति को भेजना है और उनके अगेंस्ट अगर जाना है, यानी कि किसी व्यक्ति को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के डिसीजन के अगेंस्ट, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब कोर्ट परमिशन देगी, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन होते हैं, तो इसको आप लोग को समझना है, ये चीज़ आप लोग के लिए मिलनी इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए जो मैंने भी आपको बताया। तो एक स्पेशल कोर्ट हम लोग को दिसंबर 2019 में देखने को मिली थी, जिन्होंने डिक्लेयर किया था डायमंड बिजनेसमैन नीरव मोदी को कि ये आरोपी है। $2 बिलियन पंजाब नेशनल बैंक का जो फ्रॉड केस है उसमें ये आरोपी है, और इसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है वो कह दिया था, राइट। और ये किसके आधार पर हुआ था, एक पेटिशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के द्वारा पेटिशन लगाई गई थी, तो उस पर ये डिसीजन जो है वो लिया गया और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है वो घोषित कर दिया नीरव मोदी को। और इसकी डेफिनेशन की बात करें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की, तो एक व्यक्ति उसको तभी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कहा जाएगा जब कम से कम 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के आर्थिक अपराध में वो व्यक्ति शामिल है और उसके लिए उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, और जो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए भारत से भाग गया होता है उस व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा। तो इकोनॉमिक ऑफेंडर वो व्यक्ति हैं जो 100 करोड़ या उससे ज्यादा की वैल्यू का अपराध करके और इंडिया से बाहर भाग जाते हैं, राइट। तो उस व्यक्ति को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है वो कहा जाता है। इसमें प्रोसीजर पूरा क्या होता है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होती है वो एक एप्लीकेशन फाइल करती है स्पेशल कोर्ट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर ये हमें देखने को मिलती है।
इसमें डिटेल्स होती है प्रॉपर्टीज़ की कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ उसकी जब्त कर दी जाएगी उस व्यक्ति की, और जो वो सब इन्फॉर्मेशन जो इस व्यक्ति से एसोसिएटेड होती है, तो वो पूरी चीज़ जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फाइल करती है स्पेशल कोर्ट में। और स्पेशल कोर्ट क्या करती है कि नोटिस जारी करती है, उस व्यक्ति को बोलती है आप आइए, आकर कोर्ट में जो है वो उपस्थित होइए, राइट। एटलीस्ट 6 हफ्ते जो होता है, जैसे ही नोटिस जारी किया जाता है उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसको उपस्थित होना पड़ता है। और अगर वो उपस्थित नहीं होता तो हमें देखने को मिलता है कि उसके खिलाफ फिर वो वारंट वगैरह जारी कर दिया जाता है। फिर इंटरनेशनली जिस कंट्री में उसको पनाह मिली होती है, जिस कंट्री में वो होता है, उस कंट्री से डिमांड की जाती है उसको भेजो। और प्रोसीडिंग जो होती है वो टर्मिनेट तभी होगी जब वो व्यक्ति अपीयर हो जाएगा, यानी कि वो व्यक्ति आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो रेगुलर फिर मामला चलता रहेगा कोर्ट में। और वो व्यक्ति अगर नहीं आता है तो उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। किस आधार पर? जो भी एविडेंसेस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उसके खिलाफ प्रस्तुत किए होते हैं और वो व्यक्ति जो है वो पेश नहीं हुआ कोर्ट में, तो उसको फिर एक तरफा कार्रवाई करके उसको इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है। जैसे होती है ना कई बार एक तरफा कार्रवाई हम लोग को देखने को मिलती है, कोर्ट करती है जब सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसको उपस्थित होने के लिए कहा जाता है, वो उपस्थित नहीं होता, तो एक तरफा कार्रवाई हो जाती है। और लीगली उसका शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी एक काफ़ी शानदार शब्द है लीगली उसका, एक्स पार्टी मुझे याद आ गया, एक्स पार्टी जो है वो घोषित मतलब डिक्लेयर करते हुए कि वो व्यक्ति आया नहीं है, तो कोर्ट अपना फैसला सुना देती है फिर, राइट। और पर्सन जो है जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाता है वो चैलेंज कर सकता है हाई कोर्ट में 30 दिन के अंदर अंदर ही। जब उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो 30 डेज के अंदर अंदर बोल सकता है भाई, यानी कि उसको फिर भी 30 डेज का टाइम दिया जाता है कि यार वो चैलेंज कर सके हाई कोर्ट में, राइट, कि वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है। तो ये चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का।